हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल मंगलमय हो, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो, आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें। और लो समझ लो यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है, जो आज की ये क्लास होने वाली है, वो ये फर्स्ट सेमेस्टर जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया है, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, उनके लिए पहली क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें हमने फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का आपको सिलेबस हमने बता दिया था। और उसी सिलेबस को जो है आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे करके फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट लेक्चर होगा, चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है चाहे आपका पेपर सब्जेक्टिव है। ठीक है, और पूरा कंप्लीट है। यदि आप इस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तब भी आप उसको बना पाएंगे, और सब्जेक्टिव आते हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है, फर्स्ट पेपर के जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो है अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली क्या करेंगे कि अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा देखेंगे, और पार्ट 2 वीडियो में प्रकृति और विषय के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 को हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में अर्थ और परिभाषा देखेंगे, और पार्ट 2 वीडियो में प्रकृति और विषय क्षेत्र देखेंगे, जिससे ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 से 2 महीने में ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज है नया साल, नया साल से हम लोग नई शुरुआत कर रहे हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। 1.5 या 2 महीने में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास रहेगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, प्रथम प्रश्न पत्र में आपको पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र। दोस्तों, इकोनॉमिक्स को मुख्यतः यदि हम बांटें 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। कैसे? एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, यदि इकोनॉमिक्स को हम तोड़ें तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो हमारा है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा हमारा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, व्यष्टि को या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी आप बोल सकते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र को आप मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, या फिर व्यापक अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक, व्यापक अर्थशास्त्र, ये तीनों एक ही हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र या फिर सूक्ष्म इकोनॉमिक्स भी आप बोल सकते हैं, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक भी आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इकोनॉमिक जो है हमारी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसे सारी गतिविधियां जिसमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स क्या है? ये मानव की सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र क्या है कि मानव की सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। ठीक है, मानव की सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। आर्थिक गतिविधियाँ क्या है? मानव द्वारा संपन्न वैसे सारी गतिविधियाँ जिसमें लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी परिभाषा पर्याप्त है कि अर्थशास्त्र क्या है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियाँ, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि मानव द्वारा संपन्न वैसे सारी गतिविधियाँ जिसमें लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, वो आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। अब अर्थशास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से
हम मानवों की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र का जो पिता कहा जाता है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। सबसे पहले अर्थशास्त्र को क्रमबद्ध तरीके से एडम स्मिथ ने ही प्रस्तुत किया था। 1776 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो 1776 में अपनी पुस्तक, इसमें जो हमने बताया अभी आपको, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स को क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले इस पुस्तक में एडम स्मिथ ने प्रस्तुत किया था। तो इनकी ये पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे और इसीलिए इनको जो है अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अर्थशास्त्र को विभिन्न अर्थशास्त्रियों में हमने एक मोटा मोटा समझ लिया कि अर्थशास्त्र है क्या। ठीक है, हमने थोड़ा सरल भाषा में समझ लिया, लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अपने अपने तरीक़ों से अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। ठीक है, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने सिद्धांतों से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब उन्हीं की परिभाषाओं को यदि हम एक कैटेगरी में बांटें तो हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से भाग हैं अभी हम देखेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं पहले कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं। ठीक है, पहला भाग देखिए तो धन के विज्ञान से संबंधित कुछ परिभाषाएं निकल के आती हैं। कुछ अर्थशास्त्री जो हैं इकोनॉमिक्स को या फिर अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान से संबंधित शास्त्र बताया है। ठीक है, और कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसको आर्थिक कल्याण से संबंधित शास्त्र बताया है या फिर विज्ञान बताया है। अभी इसके बारे में हमारी डिबेट भी होगी कि ये साइंस है या फिर आर्ट है ना, ये कला है या विज्ञान है। इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे दूसरे पार्ट में। इस पार्ट में हम सिर्फ देखेंगे अर्थ और परिभाषा। तो इसको जो तीसरा हमारा पार्ट है, तीसरी जो हमारी कैटेगराइज है परिभाषाओं की, वो है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। और चौथी जो हमारी कैटेगरी है वो आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जो इकोनॉमिक्स को परिभाषित किया है उनको इन 4 भागों में हम बांट के पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा दी अर्थशास्त्रियों ने, वो कहा कि अर्थशास्त्र जो है ये धन के विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अर्थशास्त्र को क्या बताया है, धन के विज्ञान से संबंधित बताया है। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान से संबंधित बताया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रोफेसर एडम स्मिथ ने सबसे पहले अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में कहा कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने कहा था। तो याद रखना कि एडम स्मिथ ने कहा। सबसे पहले एडम स्मिथ ने ही ये बताया कि अर्थशास्त्र जो है ये धन का विज्ञान है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि धन के विज्ञान से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन से अर्थशास्त्रियों ने दी है, तो सबसे पहला नाम आपको एडम स्मिथ याद रखना है। ठीक है, आगे चल के एडम स्मिथ ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य उस वंश के अनुसार धनी या निर्धन है जिस पर यह मानवीय जीवन की आवश्यकताओं, सुविधाओं और मनोरंजन का सुख ले सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है, धन के विज्ञान से संबंधित इसको बताया है। जैसे कि वाकर ने कहा कि अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। यहाँ पर ज्ञान हो गया है तो इसको धन बना लेंगे आप लोग। ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो उसमें ये करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो वाकर ने भी कहा कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो कि धन से संबंधित है। आगे चल के हम देखते हैं तो सीनियर भी कहता है कि अर्थशास्त्र का विषय सामग्री सुख ना होकर धन है। मतलब कि हमने देखा कि इसमें एडम स्मिथ ले लें, वाकर ले लें, सीनियर ले लें, ये तीनों अर्थशास्त्री जो हैं अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान से संबंधित बताते हैं, है ना। और जैसा कि सीनियर ने तो यहाँ तक कह दिए कि इसकी विषय सामग्री सुख ना होकर धन है। तो हमने देखा कि धन पर इनका ज़्यादा फोकस है, धन पर इन लोगों ने विशेष बल दिया है। ठीक है, तो एडम स्मिथ, वाकर और सीनियर ये 3 ऐसे अर्थशास्त्री हुए जो अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान से संबंधित बताते हैं। अब जैसे कि प्रत्येक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पहला उसके पक्ष में होता है, दूसरा उसके विपक्ष में होता है।
ठीक है, पहला उसका समर्थन करता है तो दूसरा उसका विरोध करता है। कोई भी चीज़ ले लो आप, उसके दो पहलू आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, कोई सही कहेगा, कोई गलत कहेगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हुआ। जो सीनियर वाकर और एडम स्मिथ ने परिभाषाएं दी धन के विज्ञान से संबंधित, उसकी आलोचनाएं कुछ हुई। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको गलत बताया। तो कौन कौन से लोगों ने गलत बताया और कौन कौन से बेसिस पे बताया उसको हम समझते हैं। जैसे कि इसकी आलोचनाओं में देखें हम तो इसमें क्या है कि भौतिकवादी दृष्टिकोण है। ठीक है, धन के विज्ञान से संबंधित परिभाषाएं जिन भी अर्थशास्त्रियों ने बताया, इसमें क्या है कि भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने आदर्श और नैतिक पक्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल भौतिकवादिता को प्रधानता दी है। ठीक है, ये धन के विज्ञान से संबंधित परिभाषाओं में क्या है कि भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसमें आदर्श और नैतिक पक्ष पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक, इसमें सिर्फ जो है भौतिकवादिता को प्रधानता दी गई है। इसमें और क्या कमियां थी इन परिभाषाओं में? इस परिभाषाओं में जो दूसरी कमी थी वो अवास्तविक मान्यता थी। ठीक है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह एक अवास्तविक मान्यता है क्योंकि मनुष्य को एक स्वार्थी प्राणी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वार्थी प्राणी नहीं कहा जा सकता। इसमें जो तीसरी कमी है वो है असंतुलित विचार, अनबैलेंस्ड व्यू। प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा मानवीय पक्षों की उपेक्षा करते हुए धन पर अनावश्यक रूप से बल दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया है प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने कि इसको जो है मानवीय पक्षों की जो है उपेक्षा इन्होंने की है और पूरा फोकस, पूरा बल जो है वो धन पर दिया है। इसको धन का विज्ञान बताया है। ठीक है, इसकी विषय वस्तु को धन से संबंधित बताया है। ठीक है, मानवीय जो पक्ष है उसकी पूर्ण रूप से इन्होंने उपेक्षा की है। इसके आगे देखें तो इसकी साध के रूप में पूजा की गई, ना कि इसको साधन के रूप में महत्व प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र को प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने जो है इसको साध के रूप में, ऐसा इनके परिभाषाओं में ऐसा लगता है कि इसकी साध के रूप में पूजा की जा रही है, जबकि धन जो है ये एक साधन होना चाहिए। ठीक है, धन पर हमें पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए एक माध्यम होना चाहिए, एक साधन होना चाहिए। जबकि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने क्या किया कि इसको साध्य मान लिया है। ठीक है, साध्य के रूप में पूजा की है, जबकि इसको एक साधन के रूप में इनको देखना चाहिए था। ठीक है, तो ये तीन कमियां थी इन परिभाषाओं में। पहली कमी थी कि भौतिकवादी दृष्टिकोण था, या फिर दूसरी आलोचना जो हुई वो अवास्तविक मान्यता के आधार पर हुई। तीसरी आलोचना जो हुई वो असंतुलित विचार के आधार पर हुई। दूसरी हमारी जो परिभाषा है आर्थिक कल्याण से संबंधी परिभाषाएं हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को जो है इकोनॉमिक्स को आर्थिक कल्याण से संबंधित बताया है। ठीक है, अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये आर्थिक कल्याण से संबंधित विषय है और ये इकोनॉमिक्स को आर्थिक कल्याण से संबंधित बताया है। उनमें से जो पहला अर्थशास्त्री है वो अल्फ्रेड मार्शल है। राज्य अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र ये कहता है कि राज्य अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र मानवीय जीवन की समान क्रियाओं का अध्ययन है। वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का अध्ययन करता है जिनका घनिष्ठ संबंध जीवन कल्याण अथवा सुख प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने या प्रयोग करने से है। तो इस प्रकार से अल्फ्रेड मार्शल जो है आर्थिक कल्याण की दृष्टि से इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण की दृष्टि से देखते हुए कहता है कि अर्थशास्त्र जो है मानवीय जीवन की समान क्रियाओं का अध्ययन है और कहता है कि वह व्यक्ति तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का अध्ययन करता है जिनका घनिष्ठ संबंध या तो जीवन कल्याण से है या फिर सुख प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने तथा प्रयोग करने से है। इसी के क्रम में जो दूसरा अर्थशास्त्री हुआ एस.सी. पिगो, ये कहता है कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण का अर्थ सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसे द्रव्य के मापदंड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एस.सी. पिगो अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण का अध्ययन बताता है और कहता है कि आर्थिक कल्याण का अर्थ समाज के उस भाग से है जिसे द्रव्य के मापदंड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किया जा सकता है।
तो आर्थिक कल्याण से संबंधित परिभाषाओं की कुछ विशेषताएं हैं, आइए उन पर हम नज़र डाल लेते हैं। आर्थिक कल्याण से संबंधित परिभाषाओं में क्या है कि मानवीय पक्ष पर अधिक जोर दिया गया है। ये धन से संबंधित परिभाषाओं में क्या था कि उस पर धन पर अधिक जोर दिया जा रहा था, धन पर अधिक बल दिया जा रहा था। लेकिन आर्थिक कल्याण से संबंधित परिभाषाओं में आर्थिक कल्याण से संबंधित अर्थशास्त्र को जिन अर्थशास्त्रियों ने बताया है उन्होंने मानवीय पक्ष पर अधिक जोर दिया है। जैसा कि यदि हम मार्शल की परिभाषा को देखें तो इन्होंने मानवीय पक्ष पर अधिक बल दिया है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि अर्थशास्त्र में एक ओर धन तथा दूसरी ओर मानवीय पक्ष का अध्ययन होता है, ठीक है। जबकि हम धन से संबंधित परिभाषाएं जो देख रहे थे उसमें अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा कि मानवीय पक्ष को खारिज कर दिया था, ठीक है। मानवीय पक्ष पर विशेष बल या फिर कोई ध्यान नहीं दिया था, सीधा धन पर संबंधित विज्ञान बताया था, धन पर संबंधित इसको शास्त्र बताया था, धन से संबंधित। इसमें क्या है कि इसमें एक और धन से संबंधित इसको बताया गया है तो दूसरी ओर मानवीय पक्ष का अध्ययन करता है, ये भी इन्होंने कहा है। दूसरी जो इस परिभाषा की विशेषता है वो है भौतिक कल्याण। जैसा कि प्रोफेसर पेंसन ने कहा है कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण की क्रियाएं करने वाला विषय है, अतः अर्थशास्त्र के भौतिक कल्याण के अंतर्गत निम्न कार्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि सुख की प्राप्ति, धन की उत्पत्ति, समाज को भौतिक सुख प्रदान करना। इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि भौतिक कल्याण, इसमें जो है भौतिक कल्याण देखने को मिलता है, ठीक है। भौतिक कल्याण इन द सेंस की जैसे सुख की प्राप्ति, धन की उत्पत्ति, समाज को भौतिक सुख प्रदान करना, ये सारे के सारे क्या हैं, भौतिक कल्याण है। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो व्यवसाय संबंधी अध्ययन। अर्थशास्त्रियों ने इस परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहा कि व्यवसाय संबंधी अध्ययन भी अर्थशास्त्र में किया जाता है, ठीक है। तो तीसरी विशेषता यह थी, जैसे कि मार्शल ने इस पक्ष पर विशेष बल देते हुए कहा कि सामान्य क्रियाओं से उनका आशय उन क्रियाओं से है जो धन के उत्पादन उपभोग से संबंध रखती हैं, ठीक है। तो इस परिभाषा में अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र जो है व्यवसाय से संबंधित अध्ययन है। तो ये एक तीसरी विशेषता थी इसकी। जैसा कि भी हमने ऊपर कहा कि प्रत्येक चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं तो कुछ आलोचनाएं भी उसकी होती हैं। जैसे कि इन परिभाषाओं में क्या है कि भौतिकता का भ्रम किया गया है, ठीक है। जैसा कि रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र में भौतिक व अभौतिक दोनों तत्वों का अध्ययन किया जाता है, अतः इसका संबंध केवल भौतिकता से जोड़ना अनुचित है, ठीक है। इस परिभाषा में क्या किया गया है कि इसको सिर्फ भौतिकता से जोड़ दिया गया है, जबकि ये अनुचित है। भौतिक पदार्थों की तरह अभौतिक पदार्थों का भी आर्थिक अस्तित्व है। इन परिभाषाओं में भौतिकता को ज़्यादा प्रधानता दी गई है, जबकि अभौतिक पदार्थों को प्रधानता नहीं दी गई या फिर इनका अस्तित्व नहीं रखा इन लोगों ने, जबकि इन दोनों का अस्तित्व है, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया गया, इन परिभाषाओं में भौतिकता का भ्रम कर दिया गया है। तो पहली आलोचना ये हो गई। दूसरी आलोचना करते हुए अर्थशास्त्री कहते हैं कि इनमें आर्थिक क्रियाओं की अपर्याप्तता है, ठीक है। जैसे कि प्रोफेसर रॉबिन्स कहता है कि आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं की अवधारणा को अवास्तविक माना गया है। इन परिभाषाओं में क्या है, आर्थिक क्रियाओं को अपर्याप्त तथा आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं की अवधारणा जो है इनको अवास्तविक माना गया है। ऊपर देखिए तो मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं व अनार्थिक क्रियाएं किसी भी समय संपन्न की जा सकती हैं, इसलिए आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं को अवास्तविक नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी आलोचना इस आधार पर हुई कि इसमें आर्थिक क्रियाओं को अपर्याप्त माना गया है या फिर अवास्तविक माना गया है। तीसरी जो आलोचना हुई वो सामाजिक तत्व की अनुपयुक्तता के बारे में हुई। इन परिभाषाओं में अर्थशास्त्रियों ने कहा कि सामाजिक तत्वों की अनुपयुक्तता है। जैसे कि प्रोफेसर रॉबिन्स आलोचना करते हुए कहता है कि अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक प्राणियों के अध्ययन को शामिल करके जो संकीर्णता लाई गई वह उचित नहीं है। रॉबिन्स कहता है कि अर्थशास्त्र में जो है केवल सामाजिक प्राणियों के अध्ययन को नहीं शामिल करना चाहिए, इससे अर्थशास्त्र में जो है संकीर्णता आ जाती है और यह सरासर उचित नहीं है, ये सरासर गलत है, ठीक है। तो तीसरी जो हमारी आलोचना हुई इस आधार पर हुई कि सामाजिक तत्व की अनुपयुक्तता। तीसरी जो परिभाषाएं दी हैं अर्थशास्त्रियों ने वो दुर्लभता संबंधी परिभाषा बताया है। अर्थशास्त्र को जो है दुर्लभता संबंधी परिभाषा बताया है, डेफिनेशन रिलेटेड टू स्कैरसिटी। इनमें जो है इनमें सबसे पहला जो हमारा है वो रॉबिन्स है।
ये कहता है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन असीमित लक्ष्यों व वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के संबंधों में करता है। ठीक है, दुर्लभता संबंधी परिभाषा में जो है एक अर्थशास्त्री हुआ रॉबिन्स, ये कहता है कि अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन असीमित लक्ष्यों व वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के संबंधों में करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, इसी कारण उनकी संतुष्टि का सदैव प्रयत्न चलता रहता है। और इसी के संदर्भ में प्रोफेसर रॉबिन्स कहता है कि साधनों की दुर्लभता के कारण ही चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। साधन किसी भी रूप में हो वे सीमित हैं, इसलिए इनका प्रयोग भी वैकल्पिक होगा। कि साधन जो हमारे वो सीमित हैं, लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, तो इसमें जो है वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के संबंधों में यह अध्ययन करता है। ऐसा दुर्लभता संबंधी परिभाषा में बताया गया है। तो आप ये परिभाषा याद कर सकते हैं और इसकी विशेषताएं चलिए हम देख लेते हैं कि इन परिभाषाओं की विशेषताएं क्या क्या थी। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो है अनंत आवश्यकताएं। जैसा कि इस परिभाषा में अभी हमने देखा कि दुर्लभता से संबंधित परिभाषा में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि मानवीय व्यवहार जो मानवीय आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं, जैसा कि प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में कहा है। ठीक है, प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा में क्या कहा कि जो मानव की आवश्यकताएं हैं, जो मानव की नीड्स हैं वो अनंत हैं, इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता यह हो गई कि इन्होंने अनंत आवश्यकताएं, पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता ये है कि चयन विज्ञान ये जो है ये ऐसा विज्ञान है कि लोगों को किस तरीके से उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना है, उसमें चयन किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से चयन करना है, किन को क्या देना है, किस तरीके से किन को उपभोग की वस्तुएं प्रदान करना है, जिससे हमारे पास जो सीमित साधन है उनका उचित उपयोग हो सके और सही लोगों की हाथों में जा सके, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो जैसे कि चॉइस मेकिंग साइंस है ये। तो जैसा कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को चयन समस्या के रूप में प्रकट किया है, इसलिए एक विशेषता यह भी निकल के आती है कि चयन का ये विज्ञान है, बताया है इन लोगों ने। तो इसलिए एक विशेषता यह भी निकल के आती है कि चयन का विज्ञान बताया है अर्थशास्त्रियों ने। ठीक है, तीसरी जो इसकी विशेषता है, इन परिभाषाओं की जो तीसरी विशेषता है वो भौतिक अभौतिक दोनों पक्षों को इसमें महत्व दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को महत्व दिया गया है। जबकि हमने आर्थिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं को देखा था तो उसमें सिर्फ भौतिक पक्षों को महत्व दिया गया था, अभौतिक पक्षों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया। लेकिन दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं में क्या है कि इसमें भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों पर महत्वपूर्ण बल दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए तो रॉबिन्स ने भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं को समान रूप से महत्व दिया है और अर्थशास्त्र को भौतिकता के भ्रम से मुक्त किया है। तो हमने देखा था कि आर्थिक कल्याण संबंधी जब परिभाषाएं थी तो उसमें सिर्फ भौतिकता को प्रधानता दी गई थी। इससे उसमें क्या हो रहा था कि भौतिकता का भ्रम पैदा हो रहा था और रॉबिन्स ने इसी को दूर किया। रॉबिन्स ने भौतिकता और अभौतिक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं को समान रूप से महत्व दिया और अर्थशास्त्र को भौतिकता के भ्रम से मुक्त कर दिया। कोई भी दुर्लभ साधन वे चाहे भौतिक हो या अभौतिक समान रूप से अध्ययन के विषय हैं। और ये कहता है कि कोई भी दुर्लभ साधन हो, चाहे वो भौतिक हो या फिर अभौतिक हो, दोनों समान रूप से अध्ययन के विषय हैं। तो इनको दोनों को समान वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पर दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं की कुछ विशेषताएं हैं, वहीं पर दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं की आलोचनाएं भी हैं। और इसकी जो आलोचना है हम निम्न आधारों पर कर सकते हैं या फिर निम्न आधारों पर की गई है। तो पहला आधार जो है वो अवास्तविक मान्यताएं। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं में अवास्तविक मान्यताएं दी गई हैं। ठीक है, यह परिभाषा अनेक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जैसे कि सीमित साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा अधिकतम संतुष्टि की मान्यता। ये पूर्ण रूप से अवास्तविक बताया है इन्होंने। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं में जिन अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अवास्तविक मान्यताएं को उसमें विशेष बल दिया गया है। यह परिभाषाएं अनेक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जैसे कि सीमित साधनों के विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा अधिकतम संतुष्टि की मान्यता। ये पहली बात हो गई।
दूसरा आधार जो इन्होंने बना के आलोचना की है वो की है अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक इन्होंने बना दिया है। ठीक है, अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है इन्होंने अत्यंत व्यापक बना दिया है। इसी के संदर्भ में रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक व्यापक बना दिया है, जिससे मुख्य विषय का पृथक अस्तित्व ही विलीन होने लगा। दूसरी आलोचना इस आधार पर की गई है कि रॉबिन्स ने जो है अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को अत्यंत या फिर आवश्यकता से अधिक व्यापक बना दिया है, जिससे मुख्य विषय जो है अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स का जो मुख्य विषय है वो पृथक अस्तित्व, उसका जो पृथक अस्तित्व होना चाहिए वो उसमें विलीन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरी आलोचना हो गई इस आधार पर। तीसरी आलोचना इस आधार पर करते हैं कि उद्देश्यों की तटस्थता इसमें है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने लक्ष्यों के प्रति तटस्थता के दृष्टिकोण की कटु आलोचना की है और कहा है कि अर्थशास्त्र को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। तो अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं में क्या किया गया कि अर्थशास्त्र को नैतिकता से बिल्कुल अलग देखा गया है, अलग अप्रोच रखा गया है। ठीक है, अलग दृष्टिकोण से इसको परिभाषित किया गया है और इसी बात को उठाते हुए अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना भी की है कि उद्देश्य की तटस्थता इसमें नज़र आती है और कहते हैं कि अर्थशास्त्र को नैतिकता से अलग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से प्रत्येक परिभाषाओं की कुछ विशेषताएं हैं, तो वहीं पर कुछ आलोचनाएं भी हैं। तो इसी के क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आवश्यकता विहीनता संबंधी कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख अर्थशास्त्री जो हुआ वो हुआ प्रोफेसर जे.के. मेहता। ठीक है, प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषाओं को अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ठीक है, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने दी, लेकिन जो सबसे फेमस हुआ वो हुआ प्रोफेसर जे.के. मेहता। इसकी परिभाषाओं को अर्थशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रोफेसर जे.के. मेहता कहता है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता विहीनता की स्थिति प्राप्त करने के प्रयास संबंधी मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए क्या कहा है कि अर्थशास्त्र को एक विज्ञान बताया है और कहा है कि यह वह विज्ञान है जो आवश्यकता विहीनता की स्थिति प्राप्त करने के प्रयास संबंधी मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ठीक है, तो जैसा कि इनकी भी परिभाषाएं जो थी इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, तो कुछ इसके आलोचनाएं हैं। आइए देखते हैं कि हम प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषा में कौन कौन सी विशेषता हैं। तो विशेषताएं देखें तो सबसे पहली जो विशेषता निकल के आती है प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषा में, या फिर हम बोलें आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा में निकल के जो आती है वो आता है कि संतुलन का श्रेष्ठ उपाय आत्म प्रशिक्षण। पहली जो विशेषता है वो क्या है, संतुलन का श्रेष्ठ उपाय आत्म प्रशिक्षण इसमें बताया गया है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने संतुलन स्थापित करने के कितने मार्ग बताए हैं, तो 2 मार्ग बताए हैं। इन्होंने कहा कि पहला मार्ग जो है वो बाह्य मार्ग है, जिसमें आवश्यकताओं का अनुभव होने पर उनकी संतुष्टि के लिए प्रयत्न करना और प्रयत्न के द्वारा संतुष्टि के साधनों को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से प्रोफेसर जो मेहता ने इस प्रकार से संतुलन स्थापित करते हुए ये कहा कि संतुलन स्थापित करने के 2 ही मार्ग हैं। पहला मार्ग है कि बाह्य मार्ग से हमारा अभिप्राय है आवश्यकताओं का अनुभव होने पर उनकी, जैसे ही हमें किसी आवश्यकता की अनुभव होती है तो उनकी संतुष्टि के लिए हम प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न के द्वारा उस आवश्यकता को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, उस आवश्यकता को प्राप्त करके अपनी संतुष्टि हम कर लेते हैं। तो पहली विशेषता जो है इनकी परिभाषाओं में यही थी कि संतुलन का श्रेष्ठ इन्होंने उपाय बताया कि किस तरीके से हमें संतुलन लाना चाहिए और सबसे सर्वोत्तम उपाय इन्होंने दिया। दूसरी इनकी जो परिभाषाओं में विशेषता निकल के आती है वो है चुनाव की समस्या। इन्होंने चुनाव की समस्या को समझा और उसके बारे में कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और साधन सीमित है, अतः उनके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है चुनाव की, तथा मनुष्य अपने चुनाव की समस्या से काफ़ी परेशान रहता है और अपना बहुत समय इसी में लगा देता है, जिससे काफ़ी आवश्यकताएं अपने आप कम हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने अपनी परिभाषाओं में इंगित की है कि इन्होंने कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और साधन सीमित है, अतः उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है तथा बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो तथा मनुष्य जो है अपने चुनाव की समस्या से काफ़ी परेशान भी रहता है और अपना बहुत समय इसमें लगा देता है।
जिससे काफ़ी आवश्यकताएं अपने आप कम हो जाती हैं। तो ये दो विशेषताएं निकल के आती हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आलोचनाएं पर आगे बढ़ते हैं। तो प्रोफेसर जेके मेहता की परिभाषा की आलोचना जो है निम्न तथ्यों पर की जा सकती है, जैसा कि पहला, दर्शन व धर्म की प्रधानता। तो प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए, ठीक है, इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हुए धर्म व दर्शन को प्रधानता दे दी है। ठीक है, तो पहले आलोचना इस पर हम कर सकते हैं कि धर्म व दर्शन की प्रधानता। इन्होंने अपनी परिभाषा में दर्शन व धर्म को विशेष महत्व प्रदान किया है। इन्होंने इतना ज़्यादा धर्म और दर्शन पर बल दे दिया है कि अगर इनकी दृष्टि को स्वीकार कर लिया जाए तो अर्थशास्त्र धर्म और दर्शन का रूप ले लेगा। ठीक है, प्रोफेसर जेके मेहता ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए धर्म और दर्शन को इतना प्रधानता दे दी है कि यदि इनकी बातों को स्वीकार कर लिया जाए, ठीक है, यदि इनकी बातों को स्वीकार कर लिया जाए तो अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है, ये धर्म और दर्शन का ही विषय बन जाता है, धर्म और दर्शन का ही रूप ले लेता है। तो इनकी आलोचना इस तथ्य पर की जाती है, धर्म और दर्शन की इन्होंने प्रधानता दी है। दूसरी जो आलोचना इनकी की जाती है वो आदर्श विज्ञान के आधार पर की जाती है। आदर्श विज्ञान के संबंध में मार्शल व रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान व मानव व्यवहार का अध्ययन है। वहीं पर प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान की संज्ञा प्रदान की है, जो कि उपयुक्त नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाओं की जो आलोचना की जाती है वो आदर्श विज्ञान के आधार पर भी की जा सकती है, क्योंकि मार्शल व रॉबिन्स के अनुसार जो है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान व मानव व्यवहार का अध्ययन है। वहीं पर प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान की संज्ञा प्रदान की है। तो यहाँ पर प्रोफेसर मेहता ने तो इसको आदर्श विज्ञान बना दिया है। तो यहीं पर क्या होता है कि ये जो कि उपयुक्त बिल्कुल नहीं है, ये आदर्श विज्ञान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में अभी हमारी डिबेट होगी, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस पर एक लॉन्ग आंसर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो कला है या फिर विज्ञान है ना। तो इसकी जो तीसरी आलोचना की गई वो व्यवहारिकता को ऊपर सवाल उठा के की गई कि और तीसरी जो इसकी आलोचना की गई है वो व्यवहारिकता के तथ्यों पर की गई है। प्रोफेसर मेहता के दृष्टिकोण की व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से उपयोगिता की सीमितता प्रतीत होती है। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि प्रोफेसर मेहता ने जो है, यदि इनके दृष्टिकोण से हम देखें तो व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से इनके हम देखें तो उपयोगिता की जो सीमितता प्रतीत होती है, मतलब कि एक सीमित दायरा इन्होंने बना दिया है व्यवहारिकता का। तो इस तरीके से इन तीन तथ्यों पर हम इनकी परिभाषाओं की आलोचना करते हैं। जैसे कि पहला हो गया हमारा धर्म व दर्शन की प्रधानता के आधार पर, दूसरा हमारा हो गया आदर्श विज्ञान के आधार पर, तथा तीसरा हमारा हो गया व्यवहारिकता के आधार पर। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने अर्थशास्त्र की अर्थ और उनकी विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा परिभाषाओं को देखा है। आइए एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले कि अर्थशास्त्र है क्या, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर अर्थशास्त्र की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी हैं। तो उनमें जो है इनकी परिभाषाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये पुस्तक का नाम आप लोग याद रखेंगे, 1776 में प्रकाशित हुई थी, एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र का जो पिता कहा जाता है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों जो परिभाषाएं दी उनको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है धन के विज्ञान से संबंधित परिभाषाएं के रूप में इनको देखा जा सकता है। दूसरी हमारी जो है वो आर्थिक कल्याण से संबंधित परिभाषाओं के रूप में देखा जा सकता है। और यहीं पर यदि हम तीसरी की बात करें तो तीसरा जो हमारा है वो दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं के रूप में देखा जा सकता है। या कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को दुर्लभता से संबंधित करके परिभाषित किया है। और चौथा जो हमारा है वो आवश्यकता विहीनता संबंधित कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को बताया है। ठीक है, तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को आवश्यकता विहीनता संबंधित इसको बना के इसको परिभाषित किया है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है और इनकी परिभाषाओं को हमने विभिन्न रूप में देखा। ठीक है, इनकी परिभाषाओं को हमने क्या करा, विभिन्न रूप में देखा है। तो इकोनॉमिक्स का ये हमारा पहला लेक्चर था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि पसंद आया ये लेक्चर
और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही लेक्चर्स और अपलोड हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके मैं बेशक बता सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर आपके कोई सुझाव हो तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।